अकबर की चुनौती, आधा राज्य जीत कर दिखाओ। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शानदार थी। दरबार में आज खास हलचल थी। अकबर बादशाह तख्त पर बैठे थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दरबारियों ने सोचा आज कुछ नया होगा। अकबर ने हाथ उठाया और कहा, दरबारियों, आज मैं तुम्हें एक बड़ी चुनौती देने वाला हूं। सबके कान खड़े हो गए। तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल और निश्चित ही बीरबल सब उत्सुक थे। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई भी दरबारी अपने बुद्धि कौशल से आधा राज्य जीत कर दिखाए। जो ऐसा कर पाएगा उसे मैं सचमुच आधा राज्य दे दूंगा। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। आधा राज्य मतलब आधा हिंदुस्तान। कौन छोड़ेगा ऐसा मौका? राजा टोडरमल बोले, जहां पनाह, ये कैसे मुमकिन है? युद्ध किए बिना राज्य कैसे जीता जा सकता है? अकबर मुस्कुराए, यही तो असली बात है। मैं तलवार से नहीं, अक्ल से जीता हुआ आधा राज्य देखना चाहता हूं। सबने कोशिश करनी शुरू की। दरबार के सेनापति ने कहा, जहां पनाह, हम सेना को 2 हिस्सों में बांट देंगे। आधी सेना आधे राज्य का प्रतीक होगी। इस तरह आधा राज्य जीत लिया जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं सेनापति, मैं खून खराबा नहीं चाहता। ये कोई युद्ध नहीं है। राजा टोडरमल आगे आए, जहां पनाह, अगर हम खजाने का आधा हिस्सा बांट दे और उसे जनता को दे दे तो ये जनता का आधा राज्य बन जाएगा। अकबर मुस्कुराए, खजाना बांटना राज्य जीतना नहीं कहलाएगा। मैं दिमागी जीत चाहता हूं। दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आधा राज्य जीत कर दिखाऊंगा, वो भी बिना युद्ध के। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, 3 दिन में अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम हार गए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। इस बार तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने सबसे पहले बाजार का रुख किया। उन्होंने देखा कि लोग रोजमर्रा की परेशानियों में उलझे हैं। किसी के पास अनाज नहीं, किसी को कर वसूलने वाला परेशान कर रहा है। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में शहर के सबसे गरीब लोगों को बुलाया जाए। अगले दिन दरबार गरीबों से भर गया। बीरबल ने कहा, आज से तुम्हारे सारे कर माफ। जो भी अनाज चाहिए वो मुफ्त मिलेगा। जो भी परेशानी है वो सीधे दरबार में बताना। गरीब लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल के चरण छू लिए। बीरबल ने फिर कहा, अब तुम सब बादशाह के वफादार प्रजा बनोगे। तुम पर कोई अत्याचार नहीं होगा। लोगों की आंखों में चमक आ गई। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहां पनाह, देखिए मैंने आधा राज्य जीत लिया। अकबर चौंक गए। कहाँ है आधा राज्य? बीरबल ने दरबार में मौजूद हजारों गरीबों की ओर इशारा किया। जहां पनाह, पहले ये लोग आपसे नाखुश थे, आपके खिलाफ थे। ये मानते थे कि राज्य में अन्याय है। मैंने इन्हें जीत लिया। अब ये लोग आपकी जान देने को तैयार हैं। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। मतलब तुम कहना चाहते हो कि आधा राज्य जनता है। अगर जनता का दिल जीत लिया तो आधा राज्य जीत लिया। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल जहां पनाह, राज्य तलवार से नहीं, जनता के विश्वास से चलता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच आधा राज्य जीत लिया है। मैं तुम्हें आधे राज्य का नहीं, पूरे राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देता हूं। उन्होंने बीरबल को सोने की थाली में अशर्फिया और हीरे मोती देकर सम्मानित किया। कुछ दरबारियों को जलन हुई। उन्होंने आपस में कहा, हमारी सोच तलवार तक सीमित थी और इसने जनता जीत ली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दरबारियों, जो जनता को जीतेगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। तलवार से जीता राज्य डर से चलता है, लेकिन दिमाग और प्रेम से जीता राज्य
हमेशा खुशहाल रहता है। अकबर ने आदेश दिया, आज से हर महीने प्रजा की सभा होगी, उनकी समस्याएं सीधी सुनी जाएंगी। पूरा राज्य इस आदेश से खुश हो गया। मोरल, सीख, कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत तलवार से नहीं, जनता के दिल जीतने से होती है। जब शासक अपने लोगों की समस्याएं सुनता है और उनका समाधान करता है, तभी उसका राज्य मजबूत और खुशहाल बनता है। अकबर का खेल, कौन खाएगा सबसे ज्यादा नमक। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन कुछ अलग ही नजारा पेश कर रहा था। महल के आंगन में चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और आज वे कुछ शरारती मूड में थे। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, आज दरबार में मैं एक नया खेल खेलने का ऐलान करता हूं। जो इस खेल में जीतेगा उसे सोने का बड़ा खजाना मिलेगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सोना सुनते ही सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने आगे कहा, आज का खेल है नमक खाने का खेल। जो सबसे ज्यादा नमक खाएगा वही विजेता होगा। जैसे ही ये सुना, दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मंत्री अबुल फजल बोले, जहां पनाह, नमक, ये भी कोई खेल हुआ? अकबर ने हंसकर कहा, हाँ अबुल फजल, आज देखना है कि कौन मेरी चुनौती स्वीकार करता है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि ये खेल सिर्फ खेल नहीं है, इसके पीछे जरूर अकबर की कोई गहरी सोच है। महल के आंगन में एक लंबी मेज लगाई गई। उस पर नमक से भरे बड़े बड़े कटोरे रखे गए। हर दरबारी के सामने एक कटोरा रखा गया। अकबर ने घोषणा की, सभी दरबारी बारी बारी से नमक खाएंगे। जो सबसे ज्यादा नमक खाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन खेल बीच में छोड़ना मना है। दरबारियों के चेहरे पर पसीना आ गया। नमक का स्वाद उन्हें पसंद था, लेकिन इतना ज्यादा? सबसे पहले मियां मंजनू आगे आए। उन्होंने एक मुट्ठी नमक खाया और मुंह बनाते हुए बोले, जहां पनाह, ये तो बहुत खारा है। दरबार में हंसी गूंज गई। अबुल फजल ने कोशिश की, लेकिन 2 मुट्ठी खाते ही उनका चेहरा लाल पड़ गया। राजा टोडरमल ने भी हाथ आजमाया, लेकिन जल्दी हार मान ली। बीरबल अभी भी चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम भी डर गए? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, खेल में उतरने से पहले नियम समझना जरूरी है। क्या ये खेल सिर्फ नमक खाने का है या जीतने के लिए कुछ सोचने का भी? अकबर ने कहा, इस खेल में बस नमक खाना है। जो सबसे ज्यादा खाएगा वही जीतेगा। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, मैं भी हिस्सा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, नमक के साथ पानी दिया जाए। अकबर ने हंसकर इजाजत दे दी। बीरबल ने नमक खाना शुरू किया। हर मुट्ठी के बाद पानी पीते गए। इस तरह उन्होंने कई मुट्ठियां खा ली। दरबार में लोग हैरान थे। बीरबल तो जीतने वाले हैं, लेकिन तभी बीरबल रुके और बोले, जहां पनाह, अगर मैं और खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये खेल सिर्फ नमक खाने के लिए नहीं था, बल्कि ये हमें कुछ सिखाने के लिए था। अकबर मुस्कुराए। तो बताओ बीरबल, इस खेल का असली मतलब क्या है? बीरबल खड़े हुए और दरबार की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, नमक जीवन में जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। ज्यादा नमक खाने से शरीर को नुकसान होता है। इसी तरह शक्ति, पैसा और पद भी जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए। अगर कोई लालच में आकर जरूरत से ज्यादा चाहता है, तो वही चीज उसके लिए जहर बन जाती है। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने मेरे खेल का असली मतलब समझ लिया। मैं दरबारियों को यह सिखाना चाहता था कि लालच से बचना चाहिए। जो जरूरत से ज्यादा चाहता है वही खुद को मुसीबत में डाल देता है। अबुल फजल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आज हमें समझ में आ गया कि संयम ही सबसे बड़ी समझदारी है। राजा टोडरमल बोले, अगर हम लालच में आकर सब कुछ पा भी ले, तो भी उसका बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा।
अकबर मुस्कुराए और बोले, आज से ये खेल हर साल खेला जाएगा ताकि सबको याद रहे कि संयम जीवन में कितना जरूरी है। मोरल, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज की एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा चाहत इंसान को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो नमक हो, पैसा हो या शक्ति। संतुलन ही जीवन का असली स्वाद है। अकबर का सवाल, सबसे बड़ा कायर कौन? दरबार में एक अजीब मुकदमा। फतेहपुर सीकरी के शाही महल में उस दिन सुबह कुछ अजीब माहौल था। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक दूसरे पर हंस रहे हैं। अकबर ने पास जाकर पूछा, किस बात पर हंस रहे हो? सैनिकों ने झिझकते हुए कहा, जहां अपना, हम बस सोच रहे थे कि हमारे गांव का एक आदमी इतना डरपोक है कि अपने ही साय से डरकर भाग जाता है। हम हंसी रोक नहीं पाए। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। वे दरबार पहुंचे और सब दरबारियों को बुलाकर बोले, आज का सवाल बहुत खास है। मुझे बताओ, इस राज्य का सबसे बड़ा कायर कौन है? पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये सवाल आसान नहीं था। सब सोचने लगे कि कायरता किसे कहते हैं। राजगुरु ने सबसे पहले कहा, जहांपना, सबसे बड़ा कायर वो है जो युद्ध के समय दुश्मन से भाग जाए। मंत्री ताड़ीर मल बोले, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा कायर वो है जो सच जानते हुए भी डर के मारे झूठ बोल दे। राजकवि ने कहा, मुझे लगता है सबसे बड़ा कायर वह है जो प्रेम करने से डर जाए, अपने दिल की बात कहने से डर जाए। विदूषक ने हंसकर कहा, हुजूर, मेरी राय में सबसे बड़ा कायर वह है जो अपनी बीवी से डरता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए लेकिन बोले, ये सब जवाब ठीक है, पर मुझे सबसे सही जवाब चाहिए। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, जहांपना, ये सवाल बहुत गहरा है। कायरता केवल युद्ध या डर से भागने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा कायर वो होता है जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से भागता है, जो सच्चाई जानते हुए भी चुप रहता है, जो अन्याय देखकर भी कुछ नहीं कहता। वही असली कायर है। अकबर ने कहा, अच्छा बीरबल, अगर ये सच है तो इसे साबित करके दिखाओ। मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा कायर खोजा जाए। कल दरबार में लेकर आओ। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। बादशाह का हुक्म है, जो खुद को सबसे बड़ा कायर मानता है वो कल दरबार में हाजिर हो और इनाम पाए। लोग हैरान रह गए। कायरता के लिए इनाम? ये कैसा अजीब हुक्म है। अगले दिन दरबार में दर्जनों लोग आए। पहला आदमी बोला, हुजूर, मैं कायर हूं क्योंकि मैं रात को अंधेरे में अकेले नहीं निकलता। दूसरा बोला, मैं कायर हूं क्योंकि युद्ध के समय सेना छोड़कर भाग आया था। तीसरा बोला, मैं कायर हूं क्योंकि मैंने चोरी देखी लेकिन डर के मारे चुप रहा। बीरबल हर बात ध्यान से सुनते रहे। फिर एक बूढ़ा आदमी आया। वो कांपते हुए बोला, महाराज, मैं सबसे बड़ा कायर हूं। मेरे गांव में एक डाकू रोज लोगों को लूटता था और मुझे पता था कि वो कहां छुपा है, लेकिन मैंने डर के मारे कभी बादशाह को खबर नहीं दी। उस डाकू ने कई लोगों की जान ले ली और मैं चुप रहा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की भौहें तन गई। अकबर बोले, तुम्हारी वजह से निर्दोष लोग मरे। तुम सच में बहुत बड़े कायर हो। बीरबल बोले, जहांपना, यही मैं कहना चाहता था। कायर वो नहीं जो डर जाए, बल्कि वह जो डर की वजह से दूसरों को नुकसान होने दे और चुप रहे। अकबर ने उस बूढ़े आदमी को सजा देने के बजाय आदेश दिया, इसे सजा नहीं बल्कि मौका दो कि ये अपने गांव को डाकुओं से बचाए। इसे सैनिकों की मदद दी जाए ताकि ये अपनी गलती सुधार सके। अकबर बोले, आज मुझे समझ आया कि असली कायरता डर से नहीं, चुप्पी से होती है। अगर हम गलत देखकर भी कुछ न करें तो हम सबसे बड़े कायर हैं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, यही सबसे बड़ा सबक है। राज्य तभी महान बनता है
जब उसके लोग सच बोलने और अन्याय रोकने से न डरे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कायरता केवल डरने में नहीं है, बल्कि अन्याय देखकर चुप रहने में है। सच्चा साहस वही है जो डर के बावजूद सच बोले और अन्याय का विरोध करे। बीरबल और 3 चालाक चोरों का मामला। दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही शोरगुल से भरा था। अकबर शाही आसन पर बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, आजकल मेरे खजाने से अजीब अजीब चीजें गायब हो रही हैं। पहले मोतियों की माला गायब हुई, फिर सोने का प्याला, और कल तो शाही घड़ी ही गायब हो गई। दरबारी घबराए हुए थे। कोई कहता, जहांपनाह, ये कोई महल का आदमी ही कर रहा होगा। कोई दूसरा कहता, जहांपनाह, ये जिन्नों का काम है, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अकबर ने सबकी बातें सुनकर सिर पकड़ लिया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन ध्यान रखना, अगर चोर पकड़ में ना आए तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैं चोर पकड़ूंगा भी और आपको हंसाऊंगा भी। अकबर ने हैरानी से कहा, चोर पकड़ना समझ आता है, पर हंसाना क्यों? बीरबल हंसे, क्योंकि जो चोर मैं पकड़ने वाला हूं वो हंसते हंसते पकड़े जाएंगे। उस रात बीरबल ने दरबार के बाहर एक खास जाल बिछाया। उन्होंने कुछ नकली गहने और सोने के सिक्के खुले में रखवा दिए और खुद एक खंभे के पीछे छिप गए। रात गहरी हुई, चांदनी फैली और तभी 3 परछाइयां धीरे धीरे आई। ये थे 3 चोर। 1, मंगला, चालाकी का बादशाह, जो किसी भी ताले को 1 मिनट में खोल सकता था। 2, पलटा, ऐसा चोर जो खुद को किसी और के रूप में बदलकर धोखा देने में माहिर था। 3, सुरेला, ऐसा चोर जो हर काम करते समय गाना गाने लगता था और आवाज से पकड़ा जाता था। तीनों चोर आपस में फुसफुसा रहे थे। मंगला, आज तो खूब मजा आएगा, दरबार से सोना उठाएंगे। पलटा, और सुबह से पहले किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुरेला धीरे से गाने लगा, सोना चांदी, हीरे मोती, सब करेंगे साफ। जैसे ही उन्होंने सिक्के उठाने की कोशिश की, अचानक वहां से आवाज आई, वाह रे चोरों, गाना भी गाते हो और चोरी भी करते हो। तीनों चोर घबरा गए, पर मंगला बोला, डरो मत, ये तो कोई भ्रम है। पलटा तुरंत पास की झाड़ी में छिप गया। सुरेला गाना बंद कर चुपचाप बैठ गया। लेकिन बीरबल की चाल चल चुकी थी। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया और तीनों को घेर लिया। सुबह होते ही तीनों चोरों को दरबार में लाया गया। अकबर गुस्से में थे। बीरबल, ये वही चोर है? बीरबल मुस्कुराए, हाथ जहांपनाह, लेकिन इनसे पूछिए इनकी कहानी। अकबर ने आदेश दिया, सच सच बताओ, तुम तीनों ने खजाने से क्या क्या चुराया? मंगला बोला, जहांपनाह, हमने चोरी तो की, लेकिन सिर्फ मजे के लिए। हमें आपकी निगरानी परखनी थी। पलटा बोला, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो चीजें चुराई वो सब वापस यही हैं। सुरेला अचानक गाने लगा, हम हैं चोर पर दिल के साफ। हमारी चोरी बस थी मस्तमजाक। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर का गुस्सा भी धीरे धीरे हंसी में बदल गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, इनकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि ये चोरी करना भूल जाए और लोगों के काम भी आए। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने प्रस्ताव रखा, मंगला ताले खोलने में माहिर है, इसे जेल के सारे पुराने ताले खोलकर नए लगवाने का काम सौंपिए। पलटा, जो रूप बदलने में माहिर है, इसे बच्चों के नाटक में जोकर बनाइए ताकि बच्चे हंसे। और सुरेला को कहिए कि रोज सुबह दरबार में गाना गाए ताकि सबका मूड अच्छा हो। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, ये तो सजा भी है और मनोरंजन भी। तीनों चोरों को ये सजा सुनाई गई। धीरे धीरे वो चोर नहीं रहे,
बल्कि महल के मददगार बन गए। मंगला ने पूरे महल की सुरक्षा मजबूत कर दी। पलटा सबसे मजेदार जोकर बन गया और सुरेला दरबार का पहला गायक बन गया। एक दिन अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने चोरों को सजा दी या इनाम? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने इन्हें सुधारा है। अगर सजा देते तो ये और चालाक बनकर लौटते, लेकिन आज ये आपके वफादार सेवक हैं। अकबर हंसे और बोले, तुम्हारी यही खासियत है बीरबल, तुम समस्या को हंसी में बदल देते हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और तीनों चोर गाते हुए नाचने लगे। अब हम चोर नहीं रहे, बीरबल के दोस्त बन गए। उड़ता हुआ मुकदमा मामला जो हर बार एक नए आरोपी पर गिरता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन उनका मूड कुछ अजीब था। अचानक एक सिपाही दरबार में घबराता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है। मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ और मुकदमा ऐसा है कि हर बार गवाही देने वाला नया आरोपी बन जाता है। अकबर चौंके, क्या? मुकदमा खुद उड़कर एक से दूसरे पर गिर रहा है? सिपाही ने कहा, जी हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो पूरे मामले को दरबार में पेश कर दूं। दरबार में सबसे पहले एक व्यापारी लाया गया। उसका आरोप था कि उसने एक कारीगर को काम पर रखा था और उसे ठीक से मजदूरी नहीं दी। कारीगर चिल्लाया, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो अपना काम पूरा किया था, लेकिन मालिक ने मेरी मजदूरी रोक ली। इतना सुनते ही व्यापारी बोला, मैं निर्दोष हूं। असली गुनहगार तो मेरा मुनीम है जिसने पैसे गिनकर देने थे। मुझे फंसाया जा रहा है। और इस तरह मामला व्यापारी से उड़कर मुनीम पर जा गिरा। मुनीम दरबार में घबराते हुए आया, बोला, हुजूर, ये सब बेबुनियाद है। मैंने तो मजदूरी अलग रख दी थी, लेकिन पैसे उसी वक्त मेरे लड़के के हाथ से गिर गए। असली कसूरवार तो वही है। सारे दरबारी हंस पड़े। मुकदमा अब मुनीम से उड़कर उसके बेटे पर जा गिरा। लड़का डरते डरते बोला, जहांपनाह, मैंने पैसे गिराए नहीं थे। असल में पास से एक बकरी गुजरी और उसने पैसे खा लिए। मैं क्या करता? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह, अब तो मामला बकरी पर जा गिरा। लाओ बकरी को। गांव वाले बकरी को दरबार में ले आए। बकरी मासूमियत से घास चबाती रही। एक दरबारी ने मजाक किया, जहांपनाह, इसे तो जेल भेजना मुश्किल है, हाँ, घास की सजा दी जा सकती है। अकबर हंसते हुए बोले, तो क्या अब फैसला इस बकरी पर सुनाऊं? तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, ये मुकदमा सचमुच उड़ता हुआ है, लेकिन इसकी असली वजह यह है कि हर इंसान अपनी गलती दूसरों पर डालना चाहता है। व्यापारी अपनी जिम्मेदारी मुनीम पर डाल रहा है, मुनीम बेटे पर और बेटा बकरी पर। असल में कसूरवार वही है जिसने मजदूरी नहीं दी, यानी व्यापारी। अगर वो अपना काम ईमानदारी से करता तो ये मुकदमा यूं उड़ता न फिरता। अकबर हंसते हंसते बोले, सच कहा बीरबल, सजा बकरी को नहीं, व्यापारी को मिलेगी। उसे मजदूरी तुरंत अदा करनी होगी और साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बकरी को ढेर सारी घास खाने को दी गई और कारीगर को उसका हक मिल गया। अकबर ने कहा, आज का सबक यह है कि गलती अपनी हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरों पर दोष डालकर कोई भी बच नहीं सकता। उड़ता हुआ मुकदमा आखिरकार सच पर ही ठहरता है। मोरल, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेना सबसे बड़ी ईमानदारी है। दोष दूसरों पर डालने से इंसान सच्चाई से नहीं बच सकता। अकबर की पहेली, कौन है राज्य का सबसे बड़ा आलसी? फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन बादशाह अकबर कुछ अलग ही मूड में थे। सुबह सुबह उन्होंने देखा कि महल के आंगन में काम करने वाले कुछ नौकर काम चोरी कर रहे थे। किसी ने झाड़ू आधी लगाई थी, कोई दीवार के सहारे ऊँघ रहा था। अकबर को गुस्सा आ गया। वे सीधे दीवान खास पहुंचे और दरबार लगवाया। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, दरबारियों,
आज मैं तुम सबको एक नई पहेली देता हूं। मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा आलसी ढूंढ कर लाओ। जो भी उसे ढूंढ लेगा उसे सोने की थाली इनाम में मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी सोच में पड़ गए। राजा टोडरमल ने कहा, जहांपना, राज्य में तो बहुत से आलसी होंगे, किसे सबसे बड़ा कहें? अकबर बोले, सबसे बड़ा आलसी वही होगा जो काम करने की बजाय बहाने बनाता हो और अपने आलस को सबसे चतुराई से छिपाता हो। उसे ढूंढ कर लाओ। दरबारियों ने तुरंत अपने अपने जासूस भेज दिए। अबुल फजल ने बाजार में ढूंढा। वहां एक आदमी खाट पर पड़ा आलस्य में गाना गा रहा था। टोडरमल ने खेतों में खोजा। एक किसान जो बैल को हांकने की बजाय खुद खेत में लेटा था। कोई महल के बाहर गया और वहां एक दरबान मिला जो डंडा टेक कर सो रहा था। 3 दिन में दरबारियों ने बहुत से आलसी पकड़कर दरबार में लाए। अकबर ने सबको देखकर कहा, ये तो आम आलसी है, मुझे सबसे बड़ा आलसी चाहिए जो अपने आलस को भी कला बना दे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपके राज्य का असली आलसी खोज कर लाऊंगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल निकल पड़े। वे गांव गांव घूमे। एक गांव में उन्होंने देखा, एक आदमी चारपाई पर लेटा है, खाना सामने रखा है, लेकिन वो उठा नहीं। उसकी पत्नी उसे खिला रही थी। बीरबल ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खाते? आदमी बोला, इतनी मेहनत करके हाथ क्यों उठाऊं? हाथ उठाना भी काम है। बीरबल मुस्कुराए। आगे बढ़े। दूसरे गांव में देखा, एक आदमी को सांप काटने वाला था, लेकिन वो भागा नहीं। उसने कहा, अगर भागा तो पसीना आ जाएगा। मरना मंजूर है, लेकिन पसीना नहीं। बीरबल को लगा यही सबसे बड़ा आलसी है, लेकिन उन्होंने और खोजने की सोची। आखिरकार बीरबल को तीसरे गांव में एक अद्भुत आदमी मिला। वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसके पास पैसा भी था, खाना भी था, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। बीरबल ने पूछा, तुम खा क्यों नहीं रहे? आदमी ने कहा, अगर खाऊंगा तो फिर पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं भूखा रहना पसंद करता हूं। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, यही है राज्य का सबसे बड़ा आलसी, जो अपनी भूख को भी मार दे लेकिन मेहनत न करे। बीरबल ने उसे महल बुलाया। दरबार लगा। अकबर ने देखा, एक दुबला पतला आदमी चारपाई पर लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? आदमी बोला, जहांपना, काम करने में मेहनत लगती है, मैं मेहनत से बचने के लिए भूखा रहना पसंद करता हूं। मुझे जीना है, लेकिन मेहनत करके नहीं। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सही मायने में राज्य का सबसे बड़ा आलसी ढूंढ निकाला। अकबर ने दरबारियों से कहा, देखो, आलस की हद यही है कि आदमी भूखा रहकर भी काम न करे। ऐसे आलसी से राज्य का भला नहीं हो सकता, इसलिए हर किसी को मेहनत करना सीखना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को काम सिखाने के लिए राज्य के प्रशिक्षण केंद्र में भेजो। इसे इनाम नहीं, बल्कि सबक मिलना चाहिए। दरबार खत्म होते ही बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, असली आलसी को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि जो अपने आलस को खुलेआम दिखाता है वो बड़ा आलसी नहीं, बल्कि छोटा आलसी है। असली आलसी वही है जो आलस को जीवन का हिस्सा बना ले। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज तुमने सबको बड़ा सबक दिया। राज्य तभी मजबूत होगा जब लोग मेहनत से भागेंगे नहीं, बल्कि मेहनत को सम्मान देंगे। मोरल, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेहनत ही सफलता का असली मंत्र है। बीरबल और गधे की शादी का मामला। अकबर के दरबार की सुबह हमेशा की तरह शाही थी। नगाड़े बज चुके थे। दरबारियों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी, लेकिन आज दरबार में कुछ गड़बड़ थी। दरबारी अजीब तरह से खुसुर फुसुर कर रहे थे।
और बाहर से लगातार हंसी की आवाजें आ रही थी। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या हो रहा है बाहर? दरबार है या हाट बाजार? उसी समय शाही सिपाही एक आदमी को पकड़कर दरबार में ले आया। आदमी के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। जहां पनाह, सिपाही बोला, ये आदमी अजीब शिकायत लेकर आया है। कहता है कि इसे इंसाफ चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, बोलो, क्या मामला है? वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। जहां पनाह, वो बोला, मेरे गधे की शादी टूट गई है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मिर्जा मंजर ने हंसते हंसते कहा, अरे भाई, गधा भी शादी करता है क्या? अकबर ने सख्ती से कहा, चुप रहो, दरबार में मामला आया है, इसे गंभीरता से सुनो। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, पूरा किस्सा सुनाओ। वो आदमी बोला, जहां पनाह, मैंने अपने गधे की शादी पास के गांव की गधी से तय की थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाजे गाजे वाले बुला लिए थे। हलवाई को मिठाई का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन शादी से एक दिन पहले दुल्हन की तरफ से रिश्ता तोड़ दिया गया। क्यों? अकबर ने पूछा। आदमी बोला, कहते हैं कि मेरा गधा बहुत जिद्दी है, हर वक्त रेंगता रहता है। दरबार फिर ठहाकों से भर गया। जहां पनाह, आदमी ने रोते हुए कहा, आप इंसाफ कीजिए, मेरे गधे की शादी करवाइए, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अकबर भी हंसी रोकते हुए बोले, ये तो बड़ा अजीब मामला है। बीरबल, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर दरबार में इंसाफ मिल सकता है तो गधे के लिए भी इंसाफ होना चाहिए। मैं इसका हल निकालूंगा। बीरबल ने घर जाकर अपने 2 खास सेवकों को बुलाया। कल सुबह पूरे नगर में ये घोषणा कर दो कि बादशाह के आदेश से गधे की शादी धूमधाम से होगी। पूरा नगर आमंत्रित है। जो नहीं आएगा उसे जुर्माना देना पड़ेगा। सेवक हंस पड़े। मालिक, लोग हंसेंगे नहीं, यही तो चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। अगले दिन पूरा नगर सज-धज कर बारात देखने आ गया। गधा फूलों की माला और रंग बिरंगी चादर से सजाया गया था। उसके सिर पर सोने जैसा चमकदार मुकुट रखा था। बैंड बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने लगे, औरतें गीत गाने लगी। पूरा नगर हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी एक नई समस्या आ गई। गधी के मालिक ने साफ मना कर दिया कि उसकी गधी शादी नहीं करेगी। बीरबल ने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, जहां पनाह, ये तो मामला और पेचीदा हो गया है, अब शादी रोकनी पड़ेगी। अकबर बोले, लेकिन शादी रोकने से तो पूरे नगर में हंगामा हो जाएगा। सब लोग हंसने के लिए आए हैं। बीरबल मुस्कुराए। यही तो मेरा प्लान है। अगले दिन दरबार में मामला पेश हुआ। गधी के मालिक से पूछा गया, तुम शादी क्यों नहीं करवा रहे? वो बोला, जहां पनाह, आपका गधा बहुत रेंगता है, मेरी गधी डर जाएगी। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इस गधे का परीक्षण करेंगे। गधे को दरबार में लाया गया। बीरबल ने उसके सामने हरी हरी घास रखी। गधा चुपचाप खाने लगा। देखो, बीरबल बोले, ये तो एकदम शांत है। गधी का मालिक मान गया और शादी तय हो गई। पूरा नगर नाच गाने में जुट गया। मिठाइयां बंटी, ढोलन गाड़े बजे, यहां तक कि अकबर भी हंसी रोक न पाए। बीरबल, अकबर बोले, तुमने तो नगर में त्योहार जैसा माहौल बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब इंसान के झगड़े सुलझ सकते हैं तो गधों के भी सुलझ सकते हैं। बस सही दिमाग चाहिए। मोरल, कहानी का मोरल ये है कि समस्या चाहे कितनी भी अजीब क्यों न हो, अगर समझदारी से हल निकाला जाए तो हंसी खुशी में भी बदल सकती है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से हमारा राज्य सबसे खुशहाल राज्य कहलाएगा, क्योंकि यहाँ गधों की भी शादी धूमधाम से हो सकती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल और लालची व्यापारी का केस। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था। अकबर बादशाह अपने शानदार तख्त पर बैठे थे और दरबारियों से रोज की तरह रोचक बातें कर रहे थे।
तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, सिपाही ने कहा, दरबार के बाहर एक व्यापारी खड़ा है। वो कहता है कि उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। वो आपसे न्याय की गुहार लगाना चाहता है। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। दरवाजे खुले और एक मोटा ताजा व्यापारी अंदर आया। उसके गले में सोने की मोटी मोटी मालाएं थी, हाथ में चांदी की अंगूठियां और कमर में भारी रेशमी पटका। वो आते ही रोने का अभिनय करने लगा। जहांपनाह, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। सारा सच बताओ। व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने 50 किसानों को कर्ज दिया था। शर्त थी कि फसल आने पर वे ब्याज समेत पैसा लौटाएंगे। लेकिन अब फसल अच्छी हुई है और किसान पैसा लौटाने से मना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कर्ज चुका दिया है। अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं दरबार के सामने अपने परिवार समेत भूख से मर जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसान अगर पैसा नहीं लौटाएंगे तो व्यापारी का नुकसान होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, किसानों को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन दरबार में 50 किसान हाजिर हुए। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे धूप से झुलसे हुए थे। वे हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, हमने व्यापारी का कर्ज ब्याज समेत चुका दिया है, लेकिन ये व्यापारी बार बार नया हिसाब बताकर हमसे और पैसा मांगता है। ये हमें लूट रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह मामला आसान नहीं। बीरबल, तुम इसका हल निकालो। बीरबल ने पहले व्यापारी के घर जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि व्यापारी का घर महल जैसा है। हर जगह सोने चांदी के बर्तन, कीमती कपड़े और गहने थे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे वो खाता भी दिखाओ जिसमें किसानों के पैसे लिखे हैं। व्यापारी तुरंत एक बड़ी किताब ले आया। बीरबल ने देखा कि उसमें कई जगह उंगलियों के निशान और ताजा स्याही लगी हुई थी। लगता था कि हिसाब हाल ही में बदला गया है। बीरबल मुस्कुराए, कल दरबार में आना, न्याय होगा। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये केस आज ही सुलझेगा। सबसे पहले उन्होंने व्यापारी से खाता भी ली और सबके सामने रखी। फिर कहा, इन 50 किसानों को बारी बारी से बुलाया जाए। एक एक करके किसान आए और उन्होंने शपथ लेकर कहा कि उन्होंने सारा पैसा चुका दिया है। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम भी शपथ लेकर कहो कि ये लोग पैसा नहीं लौटाए। व्यापारी डर गया। वो पसीना पसीना हो गया। शपथ लेनी पड़ेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और शपथ लेनी होगी अपने ईश्वर की प्रतिमा के सामने। बीरबल ने दरबार के बीच एक बड़ी दीपक जलती हुई प्रतिमा रखवाई। व्यापारी कांपने लगा। जल्दी शपथ लो, बीरबल ने कहा। व्यापारी बोला, हुजूर, शपथ लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल किसानों ने आधा पैसा लौटाया है, बाकी पैसा अभी तक नहीं दिया। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने कहा, कल तक तुम कह रहे थे कि कुछ भी नहीं लौटाया, अब कह रहे हो आधा लौटाया। ये साफ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल ने सबके सामने खाता भी के पन्ने दिखाए। जहांपनाह, देखिए इन जगहों पर स्याही ताजा है। व्यापारी ने हिसाब में गड़बड़ी करके नया कर्ज बना दिया। ये किसानों को लूटना चाहता था। व्यापारी अब गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे आधे गहने और संपत्ति बेचकर किसानों को लौटाई जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी को एक सबक भी सिखाना चाहिए ताकि फिर कभी कोई व्यापारी लालच न करे। अकबर ने आदेश दिया, व्यापारी को 7 दिन तक शहर के चौक में खड़ा कर दो ताकि सब लोग देखें कि लालच का अंजाम क्या होता है। 7 दिन तक व्यापारी चौक में खड़ा रहा। लोग आते, उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, यही है लालच का नतीजा। 7 दिन बाद व्यापारी पूरी तरह बदल चुका था।
उसने किसानों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो ईमानदारी से व्यापार करेगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर एक बार राज्य को बड़ा संकट टालने से बचा लिया। ये लो सोने की थाल में 100 अशर्फिया। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल। मोरल, सीख। कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। सच्चा व्यापार वही है जिसमें ईमानदारी हो, वरना झूठ और धोखे का अंत हमेशा शर्मनाक होता है। बीरबल और बात करने वाला घोड़ा। दरबार में सुबह की रश्मियां तख्तो ताज पर पड़ रही थी और शाही हवा में हल्का सा उत्साह था। आज का विषय सामान्य नहीं था। खबर आई थी कि गांव के पास एक गजरात ठाठ बाट वाला घोड़ा अचानक बोल पड़ा। शब्द, हाँ, सचमुच बोल पड़ा। खबर फैलते ही लोग, जिज्ञासु और मजाक उड़ाने वाले मंडलियों का हुजूम अकबर के दरबार तक पहुंच गया। कुछ ने कहा कि यह जादू है, कुछ ने कहा कि कोई चाल है और कुछ ने इसे अल्लाह की निशानी बताया। अकबर उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल को हंसते हुए घूरा। बात तो सही है बीरबल, अगर सचमुच कोई घोड़ा इंसानों की तरह बोल सकता है तो हमारे दरबार में उसकी क्या दलील होगी। बुलाओ उस घोड़े को। कुछ घंटे बाद गांव से लाया गया एक बड़े काले घोड़े को दरबार में रोका गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। घोड़ा शांत था, पर उसकी आंखों में ऐसा मानो कोई भारी बात बैठी हो। अकबर के एक हुक्म पर गांव के पुरुष ने बोले, हुजूर, ये वही घोड़ा है जो कल से बोलने लगा है। तभी घोड़े ने गहरी, धीमी पर साफ आवाज में कहा, जहां पनाह, आप बड़े ही दयावान और न्यायप्रिय बादशाह हैं। मैं झूठा नहीं बोलता, मेरी जुबान पर सच है। मैं आज आपके सामने उस इंसान का नाम बताऊंगा जिसने मेरे मालिक के खेत का पानी चुराया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हंसने लगे। कुछ ने यह समझा कि यह कोई नाटक है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तू सत्य बोलता है तो नाम बता और सबूत भी दे। घोड़ा बोला, मेरी भाषण शैली मनुष्य जैसी न सही, पर मेरी आंखें, मेरी चालें और मेरी स्मृति मानवीय है। कल रात मैंने खेत के किनारे खड़े होकर देखा कि 3 आदमी अंदर आए। पहला बड़ा, दूसरा छोटा और तीसरा उन दोनों से चतुर। उन्होंने पानी के पंप को बंद कर दिया और गहरे गड्ढे में नल की पाइप छुपा दी। पर वो तीसरा आदमी जिसने छुपते समय अपनी टोपी गिरा दी, वही असल चोर है। उसकी टोपी पर एक सुनहरा टांका है जिसमें छोटा सा लाल धागा अटका है। वही निशानी मैंने देखी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है घोड़े, तू अपनी बात और जांच दोनों का हुक्म निभाएगा। बीरबल, तू जाकर गांव इस आदमी की टोपी खोज कर ला। बीरबल अपनी चतुर आंखें चमकाते हुए गांव पहुंचा और घोड़े की बताई हुई जगह पर जाकर टोपी खोज निकाली, बिल्कुल वैसी ही जिस पर सुनहरा टांका और लाल धागा था। वो टोपी उसी तीसरे आदमी की निकली जिसे गांव वाले साहू कहते थे, वही जो अक्सर दूसरों के खेतों में चुपके घुसता था। साहू को दरबार में बुलाया गया। उसने तमन्ना भरे स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं तो सच्चा आदमी हूं, मैंने कभी चोरी नहीं की। लेकिन जब टोपी सामने आई और घोड़ा ने फिर से गवाही देते हुए कहा कि उसने उसे उसी आदमी की ओर जाते देखा, तो साहू की शक्ल फीकी पड़ गई। बीरबल ने तब एक बड़ा सवाल जनता के सामने रखा, अगर ये घोड़ा सच बोलता है तो उसके बोलने का मकसद क्या है? क्या ये केवल चोरी का खुलासा करना चाहता था या इसके पीछे कोई और मकसद भी था? सारे दरबारी आश्चर्यचकित हुए। बीरबल ने फिर कहा, आमतौर पर जानवर इंसानों की तरह न तो बोलते हैं और न ही शिकायत करते हैं, पर यहां घोड़े ने आवाज क्यों उठाई? क्या वह सिर्फ मालिक का सेवक है या उसका कोई और दर्द है? अकबर ने आदेश दिया कि घोड़े से सीधा सवाल पूछा जाए। बीरबल ने बड़ी ही कोमल आवाज में पूछा, तुमने आज तक कब और किस वजह से मुंह खोला? घोड़ा ने धीमे धीमे कहा, महाराज, मैं बोलता तब हूं जब मेरा दिल अज़हाय हो और मेरी इज्जत ठेस पहुंचे। मेरे मालिक एक दीन दर्द भरा किसान है।
कुछ लोग आए और पानी चुराने लगे, पानी जो खेतों को जीवन देता है, और वे सब उस किसान की मेहनत को सीमित कर रहे थे। मैंने देखा कि किसान ने बेवजह दिन रात मेहनत की, पर उसे पानी नहीं मिला। मैंने सोचा, यदि मैं कहा नहीं तो कौन कहेगा। मैं बोलकर उसे बचाना चाहता था। अकबर की आंखें नम हुई। बादशाह ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी वफादारी काबिले तारीफ है, पर एक बात और बताओ, क्या तुम सच में हमेशा सच बोलोगे? घोड़ा बोला, जहां पनाह, मैं दिल की सुनता हूं। अगर मेरे मालिक का दुख बड़ा है, मैं बोलने की हिम्मत करता हूं, पर जब खुद मेरे मालिक अपराध करे, मैं उसे भी सच बताता हूं। तभी झूठे साहू ने मुंह खोल कर कहा, महाराज, ये सब घोड़ा और किसान की साजिश है। वे मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बेटा दुनिया का दिल ही है। हर कोई अपनी बात दूसरी तरफ झूठ बोलकर साबित कर देता है, पर आज असलियत यह है कि घोड़े ने जो बताया वो साक्ष्य और उसकी संवेदनशीलता से मिला जुला सच था। अकबर ने फैसला किया, साहू को सबूतों के साथ दोषी मानकर सजा दी जाए, और पानी की पाइपों की निगरानी के लिए गांव में एक छोटा सा जल निगरानी दल बना दिया गया। किसान को मुआवजा दिया गया और घोड़े की हिफाजत और पसंदीदा चारे की चिंता का भी प्रबंध किया गया। कहानी यही समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने सबको एक बड़ा सबक सुनाया। हमें कभी भी किसी जीव की बातें हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर यह भी न भूलें कि हर आवाज सत्य नहीं होती। सत्य की पहचान करने के लिए हमें आंख और कान दोनों से देखना और समझना होगा। घोड़ा बोलता है तो सुनो, पर प्रमाण की भी मांग करो। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल की बात सही है। संवेदनशीलता और विवेक दोनों ही जरूरी है। आज इस घोड़े ने हमें दिखाया कि बोलने का साहस और सुनने का विवेक दोनों की बराबर कदर होनी चाहिए। मोरल 1, हर आवाज सुनने लायक होती है, पर हर आवाज पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगो। 2, वफादारी और इंसाफ जैसी बातों की कदर करो, चाहे वो इंसान के हो या किसी जानवर के। 3, सत्य बोलने की हिम्मत और सत्य सुनने का विवेक दोनों ही समाज को मजबूत बनाते हैं। बीरबल और अकबर का सोने चांदी का खेल। दिल्ली के शाही महल में एक दिन अकबर बहुत खुश मिजाज बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मेरा मन कुछ खेल खेलने का है, पर खेल ऐसा होना चाहिए जो मेरा भी मनोरंजन करे और कुछ सीख भी दे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, क्यों ना हम सोने चांदी का खेल खेले? अकबर ने हैरानी से पूछा, सोने चांदी का खेल? ये कैसा खेल है बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इस खेल में आपको तय करना होगा कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, लेकिन फैसला सिर्फ चीजों के वजन से नहीं, उनकी कीमत से नहीं, बल्कि उनके उपयोग और महत्व से करना होगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह, ये तो मजेदार होगा। चलो शुरू करते हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक सोने का प्याला और एक चांदी का प्याला मंगवाया। दोनों में पानी भरकर अकबर के सामने रख दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आपको प्यास लगी हो तो किस प्याले से पानी पिएंगे? अकबर ने हंसकर कहा, प्यास बुझाने के लिए प्याले का सोना चांदी मायने नहीं रखता, मैं तो जो पास में होगा उससे पी लूंगा। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा जहांपनाह। इसका मतलब हुआ कि कभी कभी काम की चीज उसकी कीमत से बड़ी होती है। दरबार में ठाके गूंज उठे। इस बार बीरबल ने दरबार में एक चांदी का बड़ा थाल रखा, जिसमें खाना परोसा गया था। साथ में सोने की थाली में भी खाना परोसा गया। अकबर को कहा गया कि वे एक थाली चुने। अकबर ने सोने की थाली चुनी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, आपने सोने की थाली तो चुन ली, लेकिन उसमें जो खाना है वो बासी है। चांदी की थाली का खाना ताजा है। अकबर का चेहरा बदल गया। अरे, तो मैं तो गलत चुनाव कर बैठा। बीरबल ने कहा, यही तो इस खेल का सबक है जहांपनाह। असली कीमती चीज सोना या चांदी नहीं, बल्कि जो उसमें रखा है वही है।
अगर अंदर खराब है तो बाहर का सोना भी बेकार है। अब अकबर को ये खेल और दिलचस्प लगने लगा। उन्होंने खुद बीरबल को चुनौती दी। ठीक है बीरबल, अब मैं पूछता हूं। मान लो आपके पास सोने की ईंट है और मेरे पास चांदी की। अगर दोनों से हमें लोगों की मदद करनी हो तो कौन ज्यादा काम आएगा? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस काम में लगाते हैं। अगर सोने की ईंट को तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो वो किसी के काम नहीं आएगी, लेकिन अगर चांदी से गरीबों को खाना खिलाया जाए तो वो लाख सोने से कीमती हो जाएगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर गहराई से सोचने लगे। इसी खेल के बीच अचानक खबर आई कि शाही खजाने से कुछ सोने की ईंटें और चांदी के सिक्के गायब हो गए हैं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, अभी अभी तो हम सोने चांदी का खेल खेल रहे थे और अब ये चोरी हो गई। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, घबराइए नहीं, ये भी खेल का ही हिस्सा समझिए। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा कीमती है, चोर का लालच या हमारा न्याय। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में ऐलान करवाया, जो चोर है वो कल सुबह दरबार में आए और जो चीज चुराई है वो रख दे। अगर ऐसा किया तो उसे माफ कर दिया जाएगा। अगले दिन दरबार में 3 आदमी आए। पहले ने सोना लौटाया, दूसरे ने चांदी, लेकिन तीसरे ने कुछ भी नहीं लौटाया। बीरबल ने तीसरे से पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं लौटाया? वो आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। असली चोर ये दोनों हैं, मैं तो इनका साथी भी नहीं। बीरबल ने दोनों चोरों को जेल में डलवाया और तीसरे आदमी को इनाम दिया। तुमने सच बोला, इसलिए तुम्हें सम्मान मिला। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ये खेल तो जीवन का पाठ बन गया। हमने सीखा कि सोना चांदी से ज्यादा कीमती है सच्चाई और अच्छाई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो इस खेल का असली मकसद था। सोना चांदी की चमक आंखें चौंधिया सकती है, लेकिन सच्चाई का उजाला ही जीवन को सही राह दिखाता है। अकबर ने पूरी अदालत में घोषणा की, आज से दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे खजाने का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होगा। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराते रहे, क्योंकि खेल जीतकर उन्होंने एक नई सोच जीत ली थी। कहानी का मोरल, सोना चांदी की कीमत नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग ही असली कीमती है। सच्चाई और इंसानियत से बड़ा कोई खजाना नहीं। बीरबल और 4 सच्चाई की तलवारें। बादशाह अकबर के दरबार में रोज कोई न कोई अनोखा मामला आता ही रहता था, लेकिन उस दिन दरबार में जो पेश हुआ उसने सबको हैरानी में डाल दिया। सुबह का वक्त था, दरबारियों की पंक्ति सज चुकी थी। बीरबल अपनी जगह पर बैठे थे और अकबर शाही तख्त पर विराजमान थे। तभी 2 सिपाही 4 चमचमाती तलवारें लेकर दरबार में आए। सिपाही बोला, जहांपनाह, ये तलवारें हमें पुराने किले के तहखाने में मिली हैं। इन पर अजीब सी नक्काशी है और इन्हें देखकर लगता है कि इनमें कोई रहस्य छिपा है। हर तलवार पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके मायने हमें समझ नहीं आते। अकबर ने तलवारें ध्यान से देखी। वाकई वे साधारण तलवारें नहीं थी। उन पर सोने और चांदी से काम किया गया था और हर तलवार पर अलग अलग लफ्ज उकेरे हुए थे। अकबर ने बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, मुझे यकीन है कि इसका राज तुम ही खोल पाओगे। सिपाहियों ने तलवारें दरबार के बीच में रख दी। बीरबल एक एक करके उन्हें देखने लगे। 1, पहली तलवार, इस पर लिखा था, सच्चाई का पहला चेहरा, डर पर विजय। 2, दूसरी तलवार, इस पर लिखा था, सच्चाई का दूसरा चेहरा, लालच पर काबू। 3, तीसरी तलवार, इस पर लिखा था, सच्चाई का तीसरा चेहरा, रिश्तों की परीक्षा। 4, चौथी तलवार, इस पर लिखा था, सच्चाई का चौथा चेहरा, सत्ता की असलियत। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, ये तो कोई पहेली लगती है। दूसरा बोला, शायद ये पुराने राजाओं की वसीयत है। अकबर बोले,
बीरबल, अगर ये सच में कोई रहस्य है तो हमें अभी खोलना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये मामूली बात नहीं लगती। इन तलवारों की सच्चाई का असर हमारे राज्य पर भी पड़ सकता है। बीरबल ने पहली तलवार उठाई और कहा, जहां पनाह, डर इंसान को झूठ बोलने और गलत करने पर मजबूर करता है। शायद इस तलवार का मतलब है कि सच्चाई तब सामने आती है जब इंसान अपने डर पर काबू पाले। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में मौजूद एक एक आदमी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताए जिसे उसने डर की वजह से छुपाया। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन जब अकबर ने भरोसा दिलाया कि कोई सजा नहीं मिलेगी तो सच निकलने लगा। एक दरबारी ने कहा, मैंने डर के कारण कर वसूली की पूरी रकम दरबार में नहीं दी। दूसरे ने कहा, मैंने डर के कारण झूठी गवाही दी। सच सुनकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यही इस तलवार का पहला सबक है। डर को हराकर ही इंसान सच्चाई स्वीकार करता है। अब बारी थी दूसरी तलवार की। बीरबल ने कहा, लालच भी इंसान को झूठा बनाता है। जब तक लालच पर काबू न पाया जाए, सच्चाई सामने नहीं आ सकती। बीरबल ने दरबार में एक थाली रखवाई जिसमें सोने चांदी के सिक्के रखे गए। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, जिसे जितना चाहिए उतना उठा लो, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। कुछ दरबारी केवल एक सिक्का उठाकर बैठ गए, लेकिन कुछ ने पूरे मुट्ठी भर लिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखा कैसे लालच इंसान की सच्चाई को परख देता है। जो ईमानदार थे उन्होंने संयम दिखाया, बाकी ने खुद अपना लालच उजागर कर दिया। बीरबल ने तलवार की चमक देखकर कहा, यही है दूसरी तलवार का राज। सच्चाई तभी टिकती है जब इंसान लालच से दूर रहे। अब तीसरी तलवार उठाई गई। इस पर लिखा था, सच्चाई का तीसरा चेहरा, रिश्तों की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, रिश्ते ही इंसान की असली परीक्षा लेते हैं। जब कोई अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोड़ता है तो वही उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। इस बार बीरबल ने दरबार में 4 अलग अलग परिवार बुलवाए। उन्होंने हर परिवार से पूछा, अगर आपको अपने रिश्ते बचाने और सच कहने में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? एक पिता बोला, अगर मेरा बेटा अपराधी निकला तो भी मैं उसे बचाऊंगा। दूसरा बोला, मैं रिश्ते से ऊपर सच को रखूंगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, रिश्ते जब सच्चाई के खिलाफ खड़े हो जाए तब इंसान को कठिन फैसला लेना पड़ता है। बीरबल ने कहा, यही है तीसरी तलवार का राज। रिश्ते सच्चाई की असली कसौटी होते हैं। अब सबकी निगाहें चौथी तलवार पर थी। बीरबल ने तलवार उठाकर कहा, सत्ता इंसान की सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो राजा सत्ता में रहकर भी न्याय और ईमानदारी से काम करता है, वही असली सच्चा शासक कहलाता है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या इसका मतलब है कि अगर मैं अपने फैसले गलत करूं तो मेरी सच्चाई भी झूठी हो जाएगी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही चौथी तलवार का इशारा है। सत्ता का मद सबसे बड़ा झूठ है। जब तक राजा अपने अधिकार का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करता है, उसकी सच्चाई कायम रहती है। लेकिन अगर वो केवल अपने स्वार्थ के लिए फैसले करे तो उसकी सच्चाई ढह जाती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। अकबर ने खुद सबके सामने ऐलान किया, मैं कसम खाता हूं कि मेरी सत्ता का हर फैसला जनता की भलाई के लिए होगा। यही चौथी तलवार का सबक है। चारों तलवारें अब दरबार के बीच चमक रही थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये तलवारें सिर्फ लोहे की नहीं है, ये इंसान की 4 सच्चाइयों का प्रतीक है। डर पर जीत, लालच पर काबू, रिश्तों की कसौटी और सत्ता की जिम्मेदारी। अगर कोई इंसान या राजा इन चारों सच्चाइयों को निभा ले तो उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। अकबर ने तलवारों को शाही खजाने में रखवाया और ऐलान किया कि हर साल इन 4 तलवारों की याद में सच्चाई का पर्व मनाया जाएगा। मोरल 1, डर, लालच, रिश्ते और सत्ता, ये चारों ही इंसान की सच्चाई की असली परीक्षा है। 2,
जो इंसान इन चारों परीक्षाओं में खरा उतर जाए वही सच का सच्चा योद्धा कहलाता है। 3. सच्चाई तलवार की तरह होती है, चमकदार भी और धारदार भी। चोर की पहचान। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के शाही खजाने से एक बेशकीमती हार चोरी हो गया। यह हार उनकी बेगम का पसंदीदा था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अकबर इस चोरी से बहुत चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारे शाही खजाने से बेगम का हार चोरी हो गया है। तुम्हें चोर को ढूंढना होगा और हार वापस लाना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें, मैं जल्द ही चोर का पता लगा लूंगा। बीरबल ने सभी दरबारी और महल के नौकरों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक एक करके सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सभी ने अपनी बेगुनाही की कसम खाई। बीरबल समझ गए कि चोर बहुत चालाक है और वो आसानी से अपनी गलती नहीं मानेगा। बीरबल ने अपनी चतुर योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों और नौकरों से कहा, मुझे पता है कि हार किसने चुराया है, लेकिन मैं उसे अभी उजागर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि चोर को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिले। उन्होंने आगे कहा, मैंने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान ने मुझे एक जादुई छड़ी दी है। ये छड़ी केवल चोर की पहचान कर सकती है। आज रात मैं ये छड़ी आप सभी को दूंगा। आप सभी को इसे अपने बिस्तर के पास रखना होगा। सुबह जिसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी वही चोर होगा। सभी दरबारी और नौकर हैरान रह गए। उन्हें बीरबल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। बीरबल ने सभी को बराबर लंबाई की छड़ियां दी और उन्हें अपने कमरों में जाने का आदेश दिया। अगली सुबह बीरबल ने सभी को फिर से इकट्ठा किया। उन्होंने सभी को अपनी अपनी छड़ियां लाने को कहा। जब सभी ने अपनी छड़ियां दिखाई तो बीरबल ने एक दरबारी की छड़ी देखी जो बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल तुरंत उस दरबारी की ओर मुड़े और बोले, यही है चोर। सभी दरबारी और अकबर हैरान रह गए। उस दरबारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और हार लौटा दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना कि यही चोर है? तुम्हारी जादुई छड़ी ने तो इसे छोटा कर दिया, लंबा नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वो छड़ी कोई जादुई नहीं थी। मैंने सभी को बराबर लंबाई की छड़ियां दी थी। जिस चोर ने हार चुराया था वो डर गया था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ी न जा सके। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यही उसकी पहचान बन जाएगी। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से एक मुश्किल समस्या को हल कर दिया था।